A very warm welcome indeed to all the future company secretaries. This is CS Dr. Mohit Rao. I hope you all are doing well and keeping safe at the same time. आज का वीडियो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द CS एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स जो जून 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। और इस वीडियो अपडेट में हम कवर करेंगे सप्लीमेंट रिलीज बाय ICSI इन रिलेशन टू JIGL सब्जेक्ट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। पर इस वीडियो अपडेट में आगे बढ़ने के पहले अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। साथ साथ लाइक बटन को भी हिट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि रियल टाइम बेसिस पे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो अपडेट के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो अपडेट में जो सप्लीमेंट मैं रेफर कर रहा हूं वो ICSI वेबसाइट से लिया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको सप्लीमेंट अभी तक मिला नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। इस वीडियो अपडेट के लिंक में यानी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये वीडियो अपडेट देखना चालू करें। आगे कितने बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर क्या ये सप्लीमेंट बहुत टफ है, क्या बहुत कुछ दिया हुआ है, क्या मैं ये कवर कर पाऊंगा? मैं एकदम इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, हम लोग ये सप्लीमेंट इफेक्टिवली कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के साथ ही। यानी इस वीडियो लेक्चर के खत्म होते होते ये सप्लीमेंट डन एंड डस्टेड होगा। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, पूरे इफेक्टिव तरीके के साथ देखें। यानी इस लेक्चर को देखते वक्त आपके पास सप्लीमेंट होना चाहिए आपके आंखों के सामने, प्लस कुछ पेपर्स ब्लैंक अपने पास रखें ताकि कहीं कहीं पर अपने टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल सेंटेंसेस को लिखकर प्रैक्टिस करें, बिकॉज राइटिंग इज नेक्स्ट टू लर्निंग। तो चलिए बढ़ते हैं इस सप्लीमेंट में आगे। इस सप्लीमेंट में अगर आप इंडेक्स पेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10 चैप्टर के बारे में इस सप्लीमेंट में जिक्र है। और इस सप्लीमेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोविजन एंड केस स्टडीज दिया हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे ज्यादा रिलेवेंट आपको केस स्टडीज ही दिखेगा इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में। उन 10 चैप्टर्स के नाम आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। दैट इज लेसन 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेसन 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, लेसन 7 लिमिटेशन एक्ट 1963, लेसन 8 सिविल प्रोसीजर कोड 1908, लेसन 10 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, लेसन 12 स्पेशल कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन, लेसन 13 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, लेसन 14 इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, लेसन 16 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड लेसन 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ फ्रॉम द इंडेक्स, दैट इज लेसन 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फटाफट अपना रेस्पेक्टिव सप्लीमेंट खोलिए और आ जाइए लेसन 2 वाले में। यहां पर 3 केस स्टडीज दिए हुए हैं, एकदम आसान वाले। खाली बैकग्राउंड सुनिएगा, स्टोरी सुनिएगा, वही आपको ध्यान रखना है। मेरा सवाल है आपसे पहला केस स्टडी पढ़ने के पहले कि अगर आप KBC में जाते हैं यानी कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं और 1 करोड़ रुपया जीतते हैं, या ड्रीम 11 में IPL चल रहा है ना, ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं और वहां पर प्राइज मनी 1 करोड़ जीत जाते हैं, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? क्या आप KBC में गेम खेलने गए, वीडियो गेम खेल रहे हैं, ड्रीम 11 में टीम बना रहे हैं और पैसे जीत रहे हैं, प्राइज मनी जीत रहे हैं, क्या ये टैक्सेबल होगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस, ये टैक्सेबल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ये टैक्स रिजिम में कवर होगा। और ये कवर होगा GST के अंडर में। यानी हमने क्या देखा सर, लॉटरी खेलना, यानी आप लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, लॉटरी खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में जाकर गेम खेलते हैं, ड्रीम 11 में प्राइज मनी जीतते हैं, ये सारी चीजों में टैक्स लगेगा, टैक्स कवर होगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये कहा गया था स्किल लॉटो सॉल्यूशंस वाले केस में।
स्किल लॉटो सोल्यूशन वाले केस में ये क्लियरली बोला गया कि भैया अगर आप लॉटरी खेलते हैं, प्राइज मनी जीतते हैं, आई रिपीट लॉटरी खेलते हैं, प्राइज मनी जीतते हैं, तो ये टैक्सेबल है, टैक्स रिजीम में कवर होगा और ये जीएसटी में कवर होता है। आते हैं अगले केस स्टडी में। अगले केस स्टडी में कहता है कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट का जो केस होता है, प्रोसीडिंग चलता है, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, प्रोसीडिंग चलते हैं, उसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। यानी आम जनता, आम पब्लिक सुप्रीम कोर्ट के केसेस का प्रोसीडिंग्स देख पाए आराम से, इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे होता है, कैसे प्रोसेस चलता है, ताकि अवेयरनेस फैले लॉ को लेकर। एंड मोर ओवर जो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, जज, लॉयर्स, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जनता उनको देख रही होगी। यानी सेकंड वाले केस में यही बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस का जो प्रोसीडिंग्स है, इसका लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि जनता में, पब्लिक एट लार्ज, आई रिपीट पब्लिक एट लार्ज में अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे होता है, लॉ क्या है, प्रोसेस क्या है। एंड मोर ओवर जब ये लाइव स्ट्रीमिंग होगा, जो लोग इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग इज अ गुड आइडिया इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। यानी केस नंबर 1 में क्या बताया सर? केस नंबर 1 में बताया लॉटरी, प्राइज मनी टैक्स में कवर है, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, ये जीएसटी में आएगा। नंबर 2 में क्या बताया सर? नंबर 2 में बताया सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस है, सुप्रीम कोर्ट का जो केस का प्रोसीडिंग्स है, उसको भैया लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जनता को दिखाना पड़ेगा, ताकि जनता देख के जान पाए, समझ पाए लॉ क्या है, प्रोसेस क्या है। एंड मोर ओवर जो लोग भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा केस स्टडी जो इस चैप्टर से है, वो बात करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को लेकर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा, बोलेगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो बच्चा, अभी यहां वहां मत देखो, पूरा ध्यान स्क्रीन पे क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन बोलेगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सुओ मोटो का मतलब खुद से कुछ एक्शन इनिशिएट किया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, आई रिपीट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सुओ मोटो कोई एक्शन इनिशिएट किया है। सवाल यह है, क्या सुओ मोटो एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है? क्या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सुओ मोटो कोई एक्शन इनिशिएट कर सकती है? द आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकती है, प्रोवाइडेड वो पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे, प्रोवाइडेड वो पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे। तो चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने 3 केस स्टडीज देखे, एकदम गौर से सुनिएगा, हमने 3 केस स्टडीज देखे। केस स्टडी नंबर 1 टॉक्ड अबाउट लॉटरी और प्राइज मनी। लॉटरी और प्राइज मनी टैक्स में कवर्ड है और ये जीएसटी में आएगा। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट का केस का प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जनता को दिखाना पड़ेगा, ताकि उनको लॉ के बारे में पता चले, प्रोसेस के बारे में पता चले, और जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। लास्ट केस स्टडी टॉक्स अबाउट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्या सुओ मोटो कोई एक्शन ले सकती है? डेफिनेटली सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, पर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। इसी के साथ चैप्टर 2 का जो अपडेट है सप्लीमेंट में डन एंड डस्टेड। सर अब क्या करेंगे? अब पहला 1 मिनट में आपको मार्किंग दिखाऊंगा, आप सप्लीमेंट में मार्किंग ले लीजिए, उसके बाद 1 मिनट और दूंगा ताकि आप मार्किंग को रीड कर पाए, और आपका पहला 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। सबसे पहले आ जाइए पहले केस स्टडी में, दैट इज स्किल लॉटो सॉल्यूशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मार्किंग ले लीजिए, एकदम साफ साफ बताया गया है, स्क्रीन पे मार्किंग आपके है, ले लिया। नेक्स्ट मार्किंग स्वप्निल त्रिपाठी एंड अदर्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पर पब्लिक एट लार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पब्लिक व्यूइंग। अरे भाई जब लाइव स्ट्रीमिंग होगा तो पब्लिक तो देखेगी ना,
तो पब्लिक व्यूइंग में कोई दिक्कत है क्या? ओपन जस्टिस होगा, ओपन कोर्ट होगा, यानी जब जनता देख पाएगी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू तो जस्टिस खुलेआम होगा, सब कोई देख पाएंगे, कोर्ट भी ओपन रहेंगे सबके लिए। मार्किंग ले लिया क्या? फटाफट ले लिया मार्किंग। अगले पेज में आ जाइए, ग्रीन वाला पार्ट और येलो वाला पार्ट मार्क करें। इतना ही मार्किंग है लेसन 2 में। फटाफट मार्किंग लेना हो गया होगा। इफ इन केस अभी भी बाकी है तो वीडियो को पीछे की तरफ ले लेना और आराम से देखना, YouTube में रहेगा, सो डोंट वरी। अब मैं आपको दूंगा 1 मिनट का टाइम, वीडियो के साथ ही खत्म करना है ना। इस 1 मिनट के दौरान मार्किंग को रीड करें, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ को लेकर। फटाफट स्टार्ट हो जाएं, रीड करें वाला पार्ट। 1 मिनट है आपके पास। चलिए, आई बिलीव आपका यहां तक पढ़ना हो चुका है, एकदम क्लियर है चीजें। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज लेसन 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। वी हैव कम टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लेसन 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। ब्लैंक पेज निकाल लीजिए और जैसा मैं बोलता हूं लिखते चलिए साथ में, ताकि एक तरह से चीजें दिमाग में सेट हो जाएं। ब्लैंक पेज निकालिए और पहला टर्म लिखिए रूल ऑफ लॉ। पहला टर्म लिखिए रूल ऑफ लॉ। दूसरा टर्म लिखिए एवी डाइसी। दूसरा टर्म लिखिए एवी डाइसी। पहला होगा रूल ऑफ लॉ, दूसरा होगा एवी डाइसी, तीसरा होगा ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। पहला है रूल ऑफ लॉ, दूसरा है एवी डाइसी, तीसरा है ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, चौथा है लीगैलिटी ऑफ लॉ, यानी हमने देखा रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, लीगैलिटी ऑफ लॉ। पांचवा है रूल ऑफ गवर्नेंस, रूल ऑफ गवर्नेंस। रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी, एवी डाइसी नाम है ब्रिटिश ज्यूरिस्ट का, एवी डाइसी नाम है ब्रिटिश ज्यूरिस्ट का जिसने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया। वी आर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्वाइन किया ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी ने, और वो कहते हैं लीगैलिटी ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट, यानी लॉ को इंडिविजुअल नहीं चलाने चाहिए, यानी इंडिविजुअल ने जो बोला वही होगा, वही गवर्निंग होगा, नहीं चलेगा, आपको लॉ मानना पड़ेगा। इंडिविजुअल का रूल नहीं चलता है, लॉ का रूल होना चाहिए, यानी जो सेट ऑफ लॉज एंड बाई लॉज आपने लिखे हैं, बनाए हैं एक कंट्री को रन करने के लिए, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मालिक या राजा नहीं बना सकते, आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। लॉ बड़ा है, इंडिविजुअल नहीं, लॉ बड़ा है, इंडिविजुअल नहीं। यहां पर यह भी बोला गया है नंबर 6 में, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से,
फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज से एवी डाइसी बहुत प्रभावित थे। उनको लगता था कि भैया यही लोग हैं जो लोग लीगैलिटी ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इंडिविजुअल रूल को नहीं मानते, प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हैं, और लॉ सबसे ऊपर है, इंडिविजुअल नहीं। यहां पर इन्होंने ये भी बोला था अपने बुक में, यानी एवी डाइसी जो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने अपने बुक में ये भी बोला कि अगर कोई सरकार का आदमी है, कोई लॉ का आदमी है जो कुछ गलत करता है, तो उसको रेगुलर कोर्ट में लेके मत जाओ, उनको स्पेशल कोर्ट में ले जाओ। अगर कोई सरकार का आदमी, कोई गवर्नमेंट का आदमी गड़बड़ करता है, बदमाशी करता है, गलत काम करता है, तो उनके लिए कोई सेपरेट कोर्ट होना चाहिए। अब यहां पर ना सबसे पहले आप टर्म्स पे ध्यान दीजिए, आवाज को फॉलो करिएगा, टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। दीज आर टेक्निकल टर्म्स। पहला टर्म है रूल ऑफ लॉ, पहला टर्म है रूल ऑफ लॉ, दूसरा नाम है एवी डाइसी जो एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, चौथा है लीगैलिटी ऑफ लॉ, यानी लॉ को फॉलो करना जरूरी है, लॉ सबसे ऊपर है, इंडिविजुअल लॉ से बड़ा नहीं होता, प्रॉपर गवर्नेंस होना जरूरी है, प्रॉपर गवर्नेंस अगर नहीं होगा तो गलत बात है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवी डाइसी फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से बहुत प्रभावित थे। वो कहते थे कि भैया अगर कोई सरकार का आदमी गलत काम करते पकड़ाया जाए तो उसको स्पेशल कोर्ट में ले जाना है, ना कि रेगुलर कोर्ट में। क्लियर है? वी आर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ का जो मेजर पार्ट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंस्पायर्ड है। ये तो बस इंट्रोडक्शन है जो सप्लीमेंट में दिया है, जब दिया है तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। तो एक बार वापस से मैं बैकग्राउंड बताता हूं, गौर से सुनिएगा और दिमाग में सेट करने की पूरी कोशिश करें, यहां वहां ध्यान ना दें, पूरा ध्यान स्क्रीन पे। वी आर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने बात करी है? एवी डाइसी। एवी डाइसी कौन है? ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। इन्होंने क्या बोला? इंडिविजुअल बड़ा नहीं होता, लॉ बड़ा होता है। तो भैया रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लीगल रूल्स होने चाहिए, लीगैलिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। आप इंडिविजुअल को राजा बनाकर तानाशाही मत करवाइए। मोर ओवर क्या बोला? गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है, नियम को फॉलो करिए, लॉ को फॉलो करिए, लॉ सबसे ज्यादा ऊपर है। उन्होंने ये भी बोला कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आई रिपीट, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत इंप्रेसिव है। अगर कोई सरकार का आदमी गलत काम करते हुए पकड़ाया जाए तो उसको रेगुलर कोर्ट में मत ले जाइए, उसको स्पेशल कोर्ट में ले जाइए। यहां पर यह भी बोला गया है जो रेगुलर लॉ है, जिससे डे टू डे लाइफ चलती है, उसको मान्यता मिलनी चाहिए। जितने लोग हैं एक कंट्री में, सबको फॉलो करना चाहिए लॉ, लीगल वे में, इलीगली कुछ ना करें। पूरा कंट्री लीगल वे में चीजों को फॉलो करेगा। सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। टेक 30 सेकेंड्स टाइम, एक बार ये टर्म्स को आप याद करें ध्यान से। इक्वल बिफोर लॉ, ध्यान से एक बार वापस से रीड करें, 30 सेकेंड्स लीजिए, टर्म्स को दिमाग में रखिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे मार्किंग के तरफ ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर। ध्यान से एकदम। रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, लीगैलिटी ऑफ लॉ, रूल ऑफ गवर्नेंस, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। इक्वल बिफोर लॉ, यानी सबको ही लॉ के आगे इक्वल है। एकदम परफेक्ट। सबने लिखकर प्रैक्टिस किया ना बच्चा? अगर अभी भी अटक रहे हो, वीडियो पॉज करके लिख के प्रैक्टिस करो। सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिकॉज पास्ट में देखा गया है सप्लीमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो इसको छोड़ने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते। आते हैं फर्स्ट पेज की मार्किंग में। सबसे पहले पेज की मार्किंग ले लीजिए। समझाना सब कुछ हो चुका है, खाली मार्किंग लें आप। लेसन 5 पे हैं हम, मार्किंग लेते चलें।
फिर 1 मिनट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए. 1 simple reading will be more than enough. रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, रूल ऑफ इंडिविजुअल नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. सारी कंट्री को, एक एक कंट्री को लीगैलिटी ऑफ लॉ फॉलो करना है. फ्रेंच कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हाईली इन्फ्लुएंशियल. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है यानी सरकार का आदमी है, कोई गलत काम करता है, रॉन्ग डूइंग, तो भैया स्पेशल कोर्ट में ले जाओ, ना कि रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ में. मार्किंग ले लीजिए पूरा, फिर नीचे चलेंगे ध्यान से एकदम. कहीं अटकेंगे तो पॉज कर लीजिए, फिर मार्किंग लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है. यहां पर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो रेगुलर लॉ हैं, जो ऑर्डिनरी लॉ हैं, जो रेगुलर लॉ हैं, ऑर्डिनरी लॉ हैं, वो सुप्रीम तरीके से माने जाएंगे. सारे लोग लॉ के सामने इक्वल हैं. एवरीवन इज सेम बिफोर लॉ, दैट इज द रूल ऑफ लॉ. जो रेगुलर लॉज हैं, जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, वो सुप्रीम रहेंगे. आई रिपीट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. जो रेगुलर लॉ हैं वो सुप्रीम रहेंगे. सारे लोग लॉ के सामने इक्वल रहेंगे. नेक्स्ट पार्ट, द प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. द जजमेंट गिवन इन एनी केस विल बी द लीगल स्पिरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लीगल स्पिरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. यानी जो जनरल इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको लीगल टर्म्स बता दिए, आपने लिख के प्रैक्टिस किया है. अब मैं आपको दूंगा 1 मिनट का समय. चलो 1.5 मिनट ले लो, फटाफट यहां तक एक बार रीड कर लो, स्पेशली मार्किंग को कंसंट्रेट करके. फिर जाएंगे रूल ऑफ लॉ इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1.5 मिनट शुरू होते हैं अब, ध्यान से एकदम. ध्यान से पढ़िए एकदम. जरूरत पड़े तो लिख लिख के पढ़िए ताकि साथ में याद हो जाए. रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसीन, लीगैलिटी ऑफ लॉ, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, कोई पब्लिक सर्वेंट गलत काम करे तो स्पेशल कोर्ट में ले जाइए, ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं. सारी कंट्रीज को लीगैलिटी ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए. इंडिविजुअल का रूल अच्छा नहीं है, रूल होना चाहिए लॉ का. जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, जो रेगुलर लॉज हैं, वो सुप्रीम हैं. अगेन, जितने लोग हैं लॉ के सामने इक्वल होंगे और हर केस का एक प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होगा. यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. फटाफट रीड करेगा गाइस, एकदम ध्यान से. चलिए अब बढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रूल ऑफ लॉ अलग अलग पार्ट्स में इंक्लूडेड है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रूल ऑफ लॉ अलग अलग पार्ट्स में इंक्लूडेड है. ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो 3 पार्ट. ब्रॉडली अगर क्लासिफाइड करें तो 3 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है. नंबर 1 प्रियम्बल, नंबर 2 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. नंबर 1 प्रियम्बल, नंबर 2 पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नंबर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. आ जाइए वाले पेज में फटाफट. यानी यहां पर कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
laid the very foundation of the rule of law in India and is the essence of it. Rule of law is embedded in constitution under multiple parts. यानी rule of law is already embedded in constitution of India in multiple parts. 3 पार्ट क्या क्या हैं, साथ में रिपीट कर बच्चा. नंबर 1 preamble, नंबर 2 पार्ट 3 that is fundamental rights, पार्ट 4 directive principles of state policy. नंबर 1 preamble, नंबर 2 पार्ट 3 fundamental rights, नंबर 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. फटाफट पहले इन हेडिंग्स को याद करिए. प्रियम्बल सॉरी, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ है. पहला है प्रियम्बल, दूसरा है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. प्रियम्बल, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, तीसरा है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. क्या यहां तक अपने क्लियर है? तो रूल ऑफ लॉ भी अपना डन हो गया. अब इसी चैप्टर में एक छोटा सा केस स्टडी है. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना. लाइक मान लो एक कंपनी है ABC. कंपनी ने क्या किया, अपना टेंडर खोलने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कराना चाहा. यानी कंपनी कोई सर्विस लेना चाहती है और उस सर्विस लेने के लिए कंपनी ने टेंडर मंगाना चालू किया कि भैया जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अपना टेंडर सबमिट करें, कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी. इस बार जो टेंडर का एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन रखा गया. इस बार जो टेंडर का एप्लीकेशन है फिजिकल ना रख के ऑनलाइन रखा गया कि भैया घर से ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो. कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध किया और कहा ये ऑनलाइन करने से बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कितने सारे लोग टेक्निकली साउंड नहीं हैं. सवाल ये आता है, क्या सरकार उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवीन करके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को ऑफलाइन करवा सकती है पैरेलली? यानी दोनों करना पड़ेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन. इज दैट पॉसिबल? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स है एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से ही चलेगा. वहां पर कोई इंटरवीन नहीं कर सकता. यही बात इस केस स्टडी में कही गई है. देखिए क्या बोलता है. एज पर द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ, सेटिंग ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इन्विटेशन टू टेंडर आर विद इन द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टेंडर मेकिंग अथॉरिटी एंड एज सच आर नॉट ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी अनलेस दे आर आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी और मैलाफाइड. यानी नॉर्मली जो आप कह रहे हैं कि टेंडर एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकल नहीं होगा, यहां पर कोई इंटरवीन नहीं कर पाएगा, कोई जुडिशियरी इंटरवीन नहीं कर सकता क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में, मैनेजरियल पॉलिसी में वो क्या करने वाली है कंपनी, अथॉरिटी, ये उनका कॉल है. आप कैसे इंटरवीन करेंगे? जुडिशियल इंटरवेंशन तभी पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हो, मैलाफाइड पॉलिसी हो. नॉर्मली टेंडर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अथॉरिटी का राइट है, वही डिसाइड करती है. जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता जब तक वो डिस्क्रिमिनेटरी या मैलाफाइड ना हो. फटाफट रीड करें, ध्यान दीजिएगा. एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी डिसीजन है जो मैंने आपको बताया. जुडिशियल स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं होता. ये तभी पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनेटरी या मैलाफाइड हो. ये है केस स्टडी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस सेंटर फॉर एविएशन पॉलिसी. यहां पे लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. यानी जुडिशियल स्क्रूटनी, आई रिपीट द टर्म, जुडिशियल स्क्रूटनी तभी होगा
जब डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच हो, मैलाफाइड अप्रोच हो, वरना ऐसे टेंडर एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी डिसीजंस में जाता है, वो यहां पर कवर नहीं होगा जब तक डिस्क्रिमिनेटरी या मैलाफाइड ना हो। अब आप लीजिए अगेन 1.5 मिनट का टाइम। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी एम्बेडेड है। 3 पार्ट, प्रियम्बल, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव पॉलिसीज। फटाफट इसको एक बार कवर करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक और रीड करें ये गिवन केस स्टडी। एंड आपका 1.5 मिनट शुरू होता है अब। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, Constitution of India, embedded in multiple parts, preamble, part 3 fundamental rights, part 4 directive principles। फिर हमने पढ़ा केस स्टडी के बारे में। जुडिशियल स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं है टेंडर एप्लीकेशन में, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में आता है, ये अथॉरिटी का काम है, एंड जब तक वो डिस्क्रिमिनेटरी या मैलाफाइड ना हो। सो यानी लेसन 2 एंड लेसन 5 डन एंड डस्टेड। अब आते हैं अगले लेसन की तरफ, दैट इज लेसन 7, लिमिटेशन एक्ट 1963। अब टाइम बार डेट के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। टाइम बार्ड डेट के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर कोई डेट ड्यू हो जाता है और 3 साल तक उसके लिए कोई डिमांड नोटिस या फॉलोअप नहीं होता, तो 3 साल के बाद वो डेट टाइम बार्ड हो जाता है, यानी अब उसको पे करने का दरकार नहीं होता। ये बेसिक आइडिया तो आपको ऑलरेडी होगा। यही वो केस स्टडी है SM गोगभाई वर्सेस शेड्यूलर लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आ जाइए इस पर्टिकुलर प्रोविजन में, अंडर आर्टिकल 137, टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगन इज व्हेन द राइट टू अप्लाई अकर्स। यानी जब वो ड्यू हो जाता है, एक्योर कर जाता है, अगर तब आप मूवमेंट नहीं करते और वो मूवमेंट उस एक्योरिंग डेट से लेकर 3 साल तक कंटिन्यूड नहीं होता, तो भैया वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा टाइम बार डेट के कारण। द राइट टू अप्लाई अकर्स व्हेन इनवॉइसेस इशूड बाय द एप्लिकेंट टू द कॉर्पोरेट डेटर वेर नॉट पेड, invoices on the basis of which payment is claimed are more than 3 years earlier from the date of filing of section 9 application, which is the basis for rejection of the application of the applicant by the adjudicating authority। यानी सिंपल बात है, 3 साल वाला फंडा याद रखना, 3 साल वाला फंडा याद रखना है, एंड दैट्स इट। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम बार डेट, जहां पर 3 साल वाला फंडा एप्लीकेबल है। छोटा सा केस स्टडी है लेसन 7 वाला, फटाफट इसको एक बार रीड करें। टेक योर टाइम, टेक 45 सेकेंड्स, 1 मिनट, खत्म करें इस पार्ट को।
चलिए, आई बिलीव आपका ये भी पढ़ना हो चुका है। मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को आप पॉज करके एक बार स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज लेसन 8 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। फटाफट आ जाइए, लेसन 8 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जो सबसे पहला केस स्टडी है जितेंद्र कुमार का, इसमें छोटा सा समरी है विच सेज इक्विटेबल सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी इस केस स्टडी में जजमेंट आया था कि इक्विटेबल सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्विटेबल सेट ऑफ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। ध्यान रखिएगा, इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल सेट ऑफ। ध्यान दीजिएगा बच्चा वापस से, इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। अब यहां से अगला केस स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दलपत कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रहलाद सिंह एंड अदर्स। दलपत कुमार एंड अदर्स वर्सेस प्रहलाद सिंह एंड अदर्स। इस केस स्टडी में पूछा गया कि टेम्पररी इंजंक्शन कौन से केसेस में लगाया जा सकता है। इस केस स्टडी में पूछा गया टेम्पररी इंजंक्शन कौन से केसेस में लगाया जा सकता है, यानी क्राइटेरिया क्या है। तो बच्चों को क्राइटेरिया पता होना चाहिए। नंबर 1, प्राइमा फेसी केस हो। नंबर 2, अगर इंजंक्शन नहीं दिया तो इररिपेरेबल लॉस होगा। टेक्निकल टर्म है बच्चा, पेपर पेन निकाल ले और लिख कर प्रैक्टिस कर। नंबर 1 प्राइमा फेसी केस है। नंबर 1 प्राइमा फेसी केस है। नंबर 2, अगर टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया तो इररिपेरेबल लॉस होगा। नंबर 3 फॉर द सेक ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। यानी 3 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 प्राइमा फेसी केस है। नंबर 2 इंजंक्शन अगर नहीं दिया तो इररिपेरेबल लॉस है। नंबर 3 फॉर द रीजन ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। यानी अगर 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो डेफिनेटली टेम्पररी इंजंक्शन लगाया जा सकता है। अब आते हैं अगले पार्ट में, अगले केस स्टडी में, दैट इज अ केस स्टडी ऑफ बाल कश्यप एंड सन्स लिमिटेड। यहां पर भी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे है, लीव टू डिफेंड। आई एम रिपीटिंग, सवाल यहां पे है लीव टू डिफेंड किस केस में नहीं दिया जाएगा, यानी अवॉइड किया जाएगा। ये उस केस में अवॉइड होगा जहां फेयर और रीजनेबल ना हो, दैट्स इट। यानी कोर्ट ने साफ साफ बोला लीव टू डिफेंड तभी मना होगा जब फेयर और रीजनेबल ना हो। तो हमने चैप्टर 8 में 3 केस स्टडीज के बारे में पढ़ा। नंबर 1 केस स्टडी कहता है कि इक्विटेबल सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ अलग अलग चीजें हैं। आई एम रिपीटिंग, इक्विटेबल सेट ऑफ और लीगल सेट ऑफ 2 अलग अलग चीजें हैं। नंबर 2, अगर टेम्पररी इंजंक्शन लगाना है, अगर टेम्पररी इंजंक्शन लगाना है तो 3 क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया में क्या क्या है बच्चा? 3 क्राइटेरिया में है, नंबर 1 प्राइमा फेसी केस। नंबर 2 इंजंक्शन अगर नहीं लगा तो इररिपेरेबल लॉस होगा। इंजंक्शन अगर नहीं लगा तो इररिपेरेबल लॉस होगा। नंबर 3 फॉर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। नंबर 1 प्राइमा फेसी केस। नंबर 2 इंजंक्शन अगर नहीं लगा तो इररिपेरेबल लॉस होगा। नंबर 3 बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। लीव टू डिफेंड कब मना होगा? व्हेन इट इज नॉट फेयर एंड रीजनेबल टू ग्रांट इट। व्हेन इट इज नॉट रीजनेबल एंड फेयर टू ग्रांट इट। फटाफट आ जाइए मार्किंग की तरफ एंड उसके बाद रीड करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र कुमार वाला देख लीजिए। इक्विटेबल सेटअप और लीगल सेटअप दोनों अलग अलग हैं। इक्विटेबल सेटअप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। उसके बाद दलपत कुमार वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेम्पररी इंजंक्शन तब आएगा जब प्राइमा फेसी केस हो। इफ इंजंक्शन नॉट ग्रांटेड इट वुड लीड टू इररिपेरेबल लॉस।
बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरा केस स्टडी है लीव टू डिफेंड तब मना किया जाएगा व्हेन इट इज नॉट फेयर और रीजनेबल डिफेंस। यानी लेसन 8 का तीनों केस स्टडी का क्रक्स क्लियर। इक्विटेबल सेट ऑफ, लीगल सेट ऑफ अलग अलग। टेम्पररी इंजंक्शन तब मिलेगा, नंबर 1 प्राइमा फेसी केस, नंबर 2 इंजंक्शन अगर नहीं दिया तो इररिपेरेबल लॉस होगा, नंबर 3 बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। लीव टू डिफेंड तब अलाउ नहीं होगा जब आपका रीजनेबल और फेयर ना हो। नाउ टेक 1.5 मिनट्स का टाइम, फटाफट लेक्चर के साथ ही इसे रीड करें और उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। फॉरवर्ड करने की कोशिश ना करें, इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट करना है। 1.5 मिनट का मैंने दिया आपको टाइम, फटाफट रीड करें फिर आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी जल्दी गाइस, फटाफट। फटाफट करेगा इस लास्ट फ्यू सेकेंड्स टू गो। अगर पढ़ना हो चुका है तो वेट करें, लेट अदर्स ऑल्सो कंप्लीट एंड देन अपने आगे बढ़ चलेंगे। चलिए अब आते हैं अगले केस स्टडी में, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 10 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। फटाफट आ जाइए लेसन नंबर 10 पे। अब ये जो लेसन नंबर 10 का केस स्टडी है इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल कहता है कि पावर टू अरेस्ट, यानी कभी कभी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें अरेस्ट किया जाता है, तो जो पावर टू अरेस्ट है वो अच्छा स्पिरिट में नहीं लिया जाता। कितनी बार ये करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो कोर्ट का मानना है, जो कि ये केस है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आइए देखते हैं क्या बोलता है। सप्लीमेंट खोल लीजिए, मार्किंग साथ में लेते चलिएगा और सुनिए क्या बोलता है। ये बस एक एक्सट्रैक्ट है, पूरा ऑर्डर नहीं, तो आप इंटरप्रेट करना चालू मत करिएगा आगे क्या हुआ था। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द नीड फॉर कॉशन in exercising the drastic power of arrest has been emphasized time and again by courts but has not yielded desired result। यानी अरेस्ट करना एक ड्रास्टिक पावर है, कोर्ट ने हमेशा कोशिश किया इस ड्रास्टिक पावर को ओवरव्यू करना, कंट्रोल करना, पर डिजायर्ड रिजल्ट मिला ही नहीं। बिकॉज पुलिस को जब पावर दी गई है अरेस्ट करने की, तो भैया कितनी बार करप्शन के कारण ये पावर को मिसयूज किया जाता है। Power to arrest greatly contributes to its arrogance, so also the failure of the magistrate to check it. The attitude to arrest first and then proceed with the rest is despicable. It has become a handy tool to the police officer who lacks sensitivity or act with oblique motive. We believe that no arrest should be made only because the offence is non-bailable and cognizable and therefore lawful for the police officer to do so. यानी सिंपल रीडिंग का रिक्वायरमेंट था एंड दैट विल बी ऑल। तो यहां पे हमने क्या देखा, अर्नेस्ट कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि भैया देखिए अरेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, भले ही नॉन बेलेबल ऑफेंस हो या कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें पुलिस करप्शन में इन्वॉल्व हो जाती है तो ट्रू स्पिरिट हैम्पर होता है और ये समझ में बिल्कुल नहीं आता कि भैया बिना अल्टीमेट जजमेंट के अरेस्ट क्यों कर ले रहे हैं। पर क्या करें, प्रैक्टिकलिटी ऐसी ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बस एक एक्सट्रैक्ट है
उसे आप एक बार वापस से रीड करें, मार्किंग ले लीजिए, 30 सेकंड लीजिए, इसको रीड करिए ताकि आपको समझ में आएगा यहां पर बात कर रहा है पुलिस के एटीट्यूड को लेकर। रीड करें फटाफट। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में पॉइंट नंबर 2 पे आइएगा। चैप्टर नंबर 12 स्पेशल कोर्ट्स ट्राइब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन। हम लोग बात करेंगे 418 ए के बारे में। फटाफट आइए नंबर 2 पे। बेंचेस ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इंसर्टेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 2 जनवरी 2021। यहां पे लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, और पहले ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सेक्शन 418 ए जो इंसर्ट किया गया है उसके बारे में अपने बात करेंगे। एक व्हाइट पेपर पे स्क्रिबल करिए 418 ए, ताकि साथ में याद करते चलें। यहां पर बेसिकली देखा जाएगा एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल के कॉम्पोजिशन एंड सिटिंग मेंबर्स को लेकर, यानी 418 ए टॉक्स अबाउट रिगार्डिंग द सिटिंग मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच सेक्शन 418 ए। देखिए क्या बोलता है, द पावर ऑफ एनसीएलटी में बी एक्सरसाइज बाय द बेंचेस देयर ऑफ टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द चेयरपर्सन। यानी बेंच कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है? चेयरपर्सन। इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट अ बेंच ऑफ एनसीएलटी शैल हैव एट लीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर। ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे अटेंशन। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 418 ए, और यहां पर एनसीएलटी के पावर्स के बारे में बात किया जा रहा है कि बेंचेस कर सकते हैं एक्सरसाइज जो चेयरपर्सन बेंचेस को कंपोज करता है। और यहां पर क्लियरली बोला गया है कि इसमें एक टेक्निकल मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 418 ए। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 418 ए। यहां पर बात कर रहे हैं एनसीएलटी के पावर्स के बारे में, जो बेंच एक्सरसाइज कर सकती है, जो चेयरपर्सन बनाता है, और इसके कॉम्पोजिशन में एटलीस्ट 1, ध्यान देना बच्चा एकदम गौर से, एटलीस्ट 1 टेक्निकल मेंबर 1 जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। एटलीस्ट 1 टेक्निकल मेंबर 1 जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। दैट इज क्वेश्चन नंबर केस स्टडी नंबर 2 फॉर यू। डन है, मार्किंग ले लीजिए। लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 418 ए, एनसीएलटी का पावर्स के बारे में, जो बेंचेस एक्सरसाइज कर सकता है। ये कंस्टिट्यूट होगा बाय द चेयरपर्सन। द बेंचेस टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय द चेयरपर्सन, और इसमें एटलीस्ट 1 टेक्निकल मेंबर 1 जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले केस स्टडी की तरफ। ये अगेन एक छोटा सा अपडेट है, दैट इज नंबर 3। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 amends the provision of section 435 of the Company Act 13 related to establishment of special courts। खाली ध्यान रखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात हो रहा है। स्ट्रेट अवे न्यू प्रोविजन में आइए। वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉर द पर्पज फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट except under section 452 by notification establish or designate as many special courts as may be necessary। यानी सीधी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना चाहे स्पेशल कोर्ट्स बना सकता है इस पर्पस के लिए। दैट्स इट। आइए नीचे। द न्यू प्रोविजन हैज एग्जेम्प्टेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 452 दैट इज पनिशमेंट फॉर रॉन्ग विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ
स्पेशल कोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, यानी स्पेशल कोर्ट के जुरिडिक्शन से पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड। फटाफट एक बार इस पार्ट को रीड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रिगार्डिंग सेक्शन 452 में एग्जेम्प्टेड हुआ है जो ऑफेंस, राइट, दैट इज पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशल कोर्ट्स में कवर नहीं होगा। ये आपको केस स्टडी के रूप में पूछा जाएगा कि क्या रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी आपके स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा कवर होगा क्या? तो आप बोलेंगे एज पर द न्यू प्रोविजन इट हैज बीन exempted the offense under section 452, it has exempted the offense under section 452। फटाफट रीड करें ध्यान से बच्चा, एकदम ध्यान से, इफ रिक्वायर्ड लिख के प्रैक्टिस करें। स्पेशल कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 452 कवर नहीं है। द न्यू प्रोविजन हैज एग्जेम्प्टेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 452। 452 में क्या था? पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। यानी एग्जाम में केस स्टडी देगा, बोलेगा भैया 452 का ऑफेंस है, विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी है रॉन्गफुली, तो क्या स्पेशल कोर्ट उसको जुरिडिक्शन करेगा? द आंसर विल बी नो। क्लियर है? लास्ट 15 सेकेंड्स फटाफट देख लीजिए आला, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 में जो आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर बेस्ड है। आइए फटाफट चैप्टर नंबर 13 पे। अब चैप्टर नंबर 13 में अपने आएंगे केस नंबर 2 पे। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस डीजी सेक्टर्स फर्निशिंग लिमिटेड। फटाफट आ जाइए इस केस स्टडी में और जानिए इस केस स्टडी में क्या हुआ। इस केस स्टडी में एक कंपनी है, मान लीजिए ABC। इस केस स्टडी में एक कंपनी है, मान लीजिए ABC। उसके यहां पर फायर ब्रोकआउट हुआ, यानी उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी तरह से माल पत्तर सब जल गया, कंपनी को भारी नुकसान हुआ, कंपनी बहुत परेशान थी। कंपनी ने सिंस इंश्योरेंस करके रखा था तो कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया, बोला सर जल्दी से जल्दी मेरा पैसा दीजिए, बहुत नुकसान हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनी ने एक सर्वेयर अपॉइंट किया। जो बच्चे जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बताता हूं कि जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपको क्लेम फाइल करना है कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो आपका एप्लीकेशन जाते ही इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करेगी जो आके मुआयना करेगा, क्या जला, कितना जला, कितने का माल जला, कितना क्लेम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक सर्वेयर को अपॉइंट किया गया। सर्वेयर ने मान लो 15 करोड़ रुपया बोला कि भैया 15 करोड़ रुपए तक का रीइंबर्समेंट मिलेगा। कंपनी ने बोला ठीक है 15 करोड़ रुपया दे दो, पर बहुत दिन निकल गए, अभी तक इंश्योरेंस कंपनी का रिप्लाई नहीं आया। कंपनी ने वापस अप्रोच किया इंश्योरेंस कंपनी को कि भैया ये क्या हो रहा है, दीजिए मेरा पैसा, देर हो गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक और आदमी को रीसर्वे करने भेजता हूं। यानी पहले तो सर्वे हुआ, मोटा मोटी 15 करोड़ का रीइंबर्समेंट का बात हुआ, पर जब डिले होने लगा कंपनी ने वापस से नॉक किया कि भैया मेरे को पैसा दो, मेरा नुकसान हो गया है, यहां सब कुछ बिक रहा है मेरा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने वापस से एक रीसर्वेयर को भेजा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। इस बार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया, जो अमाउंट था क्लेम का उसको और कम कर दिया।
मान लो 8 करोड़ रुपया बोला, मान लो 8 करोड़ रुपया बोला, यानी वापस रीसर्वे होने पे अमाउंट आ गया 8 करोड़। कंपनी के सर पे हाथ कि 8 करोड़, अरे 15 करोड़ बोला था सामने वाले ने पहली बार। तो रीसर्वेयर ने बोला कि भैया मेरे को तो 8 करोड़ लगता है, लेना है तो ले लो, ये रहा चेक। कंपनी ऑलरेडी कर्जे में डूबी थी, परेशान थी, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुका था, उसने वो चेक को ले लिया ताकि भैया जिसको पैसा देना है दे दे। तो कंपनी ने 8 करोड़ का चेक ले लिया। चेक लेने के बाद कंपनी ने कर दिया डिस्प्यूट, बोला भैया ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। और कंपनी ने बहाना दिया कि भैया हमको डरा के कहा गया कि अगर ये चेक नहीं लिया तो भैया ये चेक नहीं मिलेगा, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। यानी पहले तो कंपनी ने चेक ले लिया कम वाला, उसके बाद कंपनी डिस्प्यूट रेज करती है कि भैया हमको जानबूझ के कम चेक दिया गया है, हमको कोएर्शन के बेसिस पे चेक दिया गया है, डरा धमका के। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला देखो बॉस, एक बात तो क्लियर है कि यहां पर कोएर्शन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ कोएर्शन वर्ड का इस्तेमाल कर लेने से यह प्रूव नहीं हो जाता कि डरा धमका के चेक दिया गया है। आपने होशो हवास में चेक लिया है और जो नेचर ऑफ प्ली है, जो नेचर ऑफ अपील है, वो उतना ग्रेव और कंसर्न है ही नहीं। साफ साफ बात थी, सामने वाले ने चेक ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने उधार को चुकाने के लिए। अब जब उधार आधा चुका दिया, आपको लग रहा है कम पैसा मिला है, आप झमेला कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, आपका अपील डिसमिस। ये था हमारा बैकग्राउंड रिगार्डिंग द केस स्टडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। फटाफट पहले मार्किंग ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले मार्किंग ले लें गाइस, जो मार्किंग मैं कर रहा हूं प्लीज टेक योर टाइम, आराम से पढ़ेंगे। यानी जेन्युइननेस एंड क्रेडिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। यानी आपने अपील किया है और वो अपील में जेन्युइननेस नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो भैया वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नेचर ऑफ द प्ली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी प्राइमा फेसी एविडेंस, प्राइमा फेसी एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया जेन्युइननेस है, क्रेडिबिलिटी है, नेचर ऐसा है कि भैया ऐसा हुआ होगा। जेन्युइननेस इज इंपॉर्टेंट, प्राइमा फेसी दिखना चाहिए। अगर जेन्युइननेस नहीं दिखता है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे आइए, मार्किंग लीजिए फटाफट ध्यान से। यानी पहले 15 करोड़ को 12.5 करोड़ कर दिया गया और अगले ने कम वाला चेक ले लिया। उसी पेज में अगला मार्किंग है ये फैक्ट्स ऑफ द केस में, ये वाला पार्ट। और उसके बाद आइए अगले पेज में ये वाला पार्ट। यानी ध्यान में रखने वाली चीज है कि जो भी अपील हो रहा है, जो भी प्ली हो रहा है, वो जेन्युइन ग्राउंड्स पे होंगे। अगर जेन्युइननेस लैकिंग है, क्रेडिबिलिटी लैकिंग है, नेचर ऑफ द प्ली इज नॉट करेक्ट, तो भैया आपका अपील डिसमिस होगा, जो इस केस में हुआ। टेक 2 मिनट्स टाइम, फटाफट इस केस स्टडी को पढ़ें। यहां पे लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट 2 मिनट का समय लें, इस केस स्टडी को पढ़ें। मार्किंग में आपको वापस दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखें। पहला पार्ट ये था, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस में ये जहां पर अमाउंट रिवाइज हो गया, उसके बाद डिसीजंस में आ गए, ये रहा लास्ट वाला पार्ट। रीड करें एक बार इस केस स्टडी को, टेक 2 मिनट्स का टाइम।
ध्यान से पढ़ें गाइस, एकदम ध्यान से। अभी पढ़ लेंगे तो बाद में करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ध्यान से करिए। चलिए अब आते हैं अगले केस स्टडी की तरफ। दैट इज अ केस स्टडी ऑफ ब्राह्मणी रिवर्स पेलेट लिमिटेड वर्सेस कमाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहां पे लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस केस स्टडी में क्या हुआ जानिएगा। जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन, आज के पीरियड में जब भी कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अग्रीमेंट बनता है, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज तो होता ही होता है। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस, आर्बिट्रेशन क्लॉज में आपका आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, कितना आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, वेन्यू क्या होगा, यानी प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा, वो लिखा होता है। और नॉर्मली जो उसका जुरिस्डिक्शनल है या फिर जो उसमें लिखा है वही फॉलो होता है। इस गिवन केस में क्या हुआ, मान लीजिए ए एंड बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एक अग्रीमेंट एंटर हुआ। किसी कारणवश ए और बी के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया, ए और बी के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों में डिस्प्यूट हो गया और फिर बात आ गई आर्बिट्रेशन की। जाहिर सी बात है, अगर अग्रीमेंट में लिखा था कि डिस्प्यूट होने पे रेफर करेंगे आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, तो आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। तो जब कन्फ्लिक्ट हुआ, ए ने क्या किया, मामला ले आया मद्रास हाई कोर्ट में। ए ने मामला दाखिल किया मद्रास हाई कोर्ट में। सामने वाली पार्टी ने बोला कि सर ये मद्रास हाई कोर्ट आप कैसे चले गए, आप मद्रास हाई कोर्ट नहीं जा सकते, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट लीगल। ए ने बोला क्यों, बी ने बोला अग्रीमेंट में लिखा था प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भुवनेश्वर होगा, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भुवनेश्वर होगा, तो तुम मद्रास कैसे चले गए। जब अग्रीमेंट में मद्रास लिखा ही नहीं है तो जुरिस्डिक्शन मद्रास का कैसे हुआ। और तुम्हारे मद्रास हाईकोर्ट जाते ही मद्रास हाईकोर्ट और फास्ट हो गया और उसने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट भी कर दिया मद्रास हाईकोर्ट ने। सवाल अब यह है, क्या यह अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर वैलिड है। द आंसर इज नो। क्यों, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भुवनेश्वर था, मद्रास तो नहीं था। मद्रास तो पूरा कहीं और है बच्चा, और मद्रास किसी भी एंगल से कंपीटेंट अथॉरिटी नहीं है जिसका जुरिस्डिक्शन हो इस अग्रीमेंट पे। यानी यहां पर समझने वाली बात है कि मान लीजिए प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्स पकड़ा गया कि एक्स इज द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, और इस प्लेस पे एप्लीकेबिलिटी है 3 कोर्ट्स का, इस प्लेस पे एप्लीकेबिलिटी है 3 कोर्ट्स का। मान लीजिए एक्स है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर इज द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एज पर दी केस स्टडी। मद्रास तो कहीं नहीं था, तो मद्रास कहां से ले आए, मद्रास तो बिल्कुल नहीं होगा, उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो उसका आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया गया है वो पूरा इनवैलिड। दूसरा प्रोविजन कहता है कि मान लीजिए भुवनेश्वर इज द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट, लिखा हुआ है, और भुवनेश्वर के सर्कल में 3 कोर्ट्स कंपीटेंट हैं जिनका जुरिस्डिक्शन है। यानी भुवनेश्वर के ऊपर मान लीजिए 3 कोर्ट ऐसे हैं जिनका जुरिस्डिक्शन पड़ेगा। अब पार्टीज डिसाइड कर सकती है कि इन तीनों में किसको लेगी, यानी इन तीनों में से कोई एक चूज किया जा सकता है
जिसका जुरिस्डिक्शन भुवनेश्वर पे हो। इन द गिवन केस जो मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया वो गलत है, मद्रास हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो बिल्कुल नहीं है, और मद्रास हाईकोर्ट ने जो अपॉइंटमेंट किया है आर्बिट्रेटर का वो भी नहीं चलेगा। जब एक जगह पर, एक प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन पर एक या दो से ज्यादा कंपीटेंट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो तो उन्हीं कंपीटेंट कोर्ट्स में से जिनका जुरिस्डिक्शन है अपने एक जन को सिलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। सो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ ब्राह्मणी रिवर्स पेलेट लिमिटेड। फटाफट मार्किंग्स ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिया ना बच्चा, यानी ध्यान रखिए जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं वो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं कर सकता। इन द गिवन केस यही बताया गया है, और अगर एक कोर्ट से ज्यादा कंपीटेंट अथॉरिटी है तो आप लोग चूज कर लीजिए किससे हमको करवाना है, पर याद रखिएगा जुरिस्डिक्शन होना जरूरी है। आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाकर आप रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते। फटाफट आइए मार्किंग की तरफ। पहला पार्ट ले चुके हैं मार्किंग, ध्यान से आइए नीचे फैक्ट्स ऑफ द केस में ये वाला पार्ट मार्किंग लें फटाफट ध्यान से। अगला पेज में आ जाइए, यानी पूरा मैटर यहां पे एक्सप्लेन्ड है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आइए नीचे डिसीजन में आइए, ध्यान से एकदम डिसीजन वाले पार्ट में आइए। अगर किसी का मार्किंग मिस भी होता है बच्चा, रिप्ले रिवाइंड कुछ भी कर सकता है तुम, तो चिंता की बात नहीं है। तो मेरे स्पीड से घबराओ मत इफ आई एम गोइंग फास्ट इन सर्टेन केसेस। यानी ये वाला मार्किंग आप ले चुके हैं, डन एंड डस्टेड, वेरी नाइस। ऊपर की तरफ चलते हैं, ये वाला पार्ट मार्क कर लिया है, वेरी नाइस। और ये वाला पार्ट डन एंड डस्टेड। अब क्या करना है, 2 मिनट का टाइम देंगे, समझाना हो चुका है, एक बार फटाफट इसको रीड कर डालिए, फिर अगले केस स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज मेक श्योर लेक्चर के साथ खत्म करना है, तो डेफिनेटली बात के लिए इसको डिले ना करें, लेक्चर के साथ ही संग संग इसे कवर करें। फटाफट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से बच्चा, टाइम को पूरा यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो, फटाफट। चलिए, आई बिलीव यहां तक पढ़ना हो चुका है। अगर अभी भी कोई बच्चे स्लो चल रहे हैं
वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से यहां तक रीड कर लीजिए। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट केस स्टडी के तरफ, जहां अपने बात करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स को लेकर। यानी यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है, डेफिनेटली आप मेजॉरिटी लोग सही आंसर देंगे कि मान लो एक फॉरेन अवार्ड का इन्फोर्समेंट का बात चल रहा है एंड कोर्ट को पता चलता है कि ये जो फॉरेन अवार्ड है अगर इन्फोर्स किया गया ये पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा, ये पब्लिक पॉलिसी को हैम्पर करेगा। आई एम रिपीटिंग कि अगर किसी फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट से पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर होगा तो क्या उसको इन्फोर्स किया जाएगा? द आंसर इज अ बिग नो, कि अगर किसी फॉरेन अवार्ड के इन्फोर्समेंट से पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर होता है तो इसको इन्फोर्स किया नहीं जाएगा। देखिए क्या बोलता है, साथ में रीड करेंगे। पब्लिक पॉलिसी हाउएवर इज नॉट द पॉलिसी ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। यानी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट बोलता है कि ये मेरा पॉलिसी नहीं, आगे वाले गवर्नमेंट का पॉलिसी है, तो एकदम साफ साफ बोला गया पब्लिक पॉलिसी इज नेवर अ पॉलिसी ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट। इट कनोट्स अ मैटर विच कंसर्न्स द पब्लिक गुड एंड द पब्लिक इंटरेस्ट। मार्किंग कर लें, पब्लिक गुड एंड पब्लिक इंटरेस्ट। द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज फॉर द पब्लिक गुड और इन द पब्लिक इंटरेस्ट or what would be injurious or harmful to the public or public interest has varied from time to time. Very important part, ध्यान दीजिएगा कि सेम सिचुएशन में अलग अलग आंसर हो सकता है when it comes to public good and public interest. टाइम पे अलग अलग आंसर देखा गया है, बट एक बात तो एकदम क्लियर है, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स नहीं होगा अगर वो पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या आपके दिमाग में सेट है कि पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर होता है तो फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स नहीं किया जाएगा? कब कब कॉन्ट्ररी मानेंगे? जब वो फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ के अगेंस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, जस्टिस और मोरालिटी के अगेंस्ट है। ध्यान दीजिएगा, आवाज को फॉलो करिए। फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स नहीं किया जाएगा अगर वो पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स नहीं किया जाएगा अगर वो पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। यहां पे क्या बोलता है? फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस और मोरालिटी के अगेंस्ट हो। अगर जस्टिस के अगेंस्ट डोंट एक्सेप्ट, मोरालिटी के अगेंस्ट डोंट एक्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट डोंट एक्सेप्ट, अगेंस्ट द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ डोंट एक्सेप्ट। एक बार इन तीनों पॉइंटर्स को लिखिए। सबसे पहला लिखिएगा पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट। पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो नहीं चलेगा। पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो नहीं चलेगा। 3 पॉइंटर और है, जस्टिस के अगेंस्ट नहीं चलेगा, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं चलेगा, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं चलेगा, फंडामेंटल इंडियन लॉ के अगेंस्ट नहीं चलेगा। और कितनी बार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने आपका ध्यान नहीं दिया और एनफोर्स कर दिया, तब कोर्ट के पास पावर है कि वो खुद से बोले ए रुको, ये तुम गलत कर रहे हो। भले ही वो 3 वाले स्कोप में कवर नहीं है, बट मेरे को लगता है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो रोक दो इसको। तो यानी कोर्ट के पास भी पावर है अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल उसको मिस करता है। डू यू गेट माई पॉइंट? एक बार इस पोर्शन को वापस से रीड करिए। इफ द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डज नॉट डिस्पेंस जस्टिस, a court will be well within its rights in upholding the challenge to the award on the ground that is in conflict with the public policy of India। यानी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर मिस करता है, प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता, तो कोर्ट इंटरवीन करेगा और कोर्ट बोलेगा कि भैया ये अवार्ड को तो चैलेंज किया गया है, एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड को रोका गया है, आई एग्री टू इट बिकॉज ये पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के
अगेंस्ट है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है बच्चा। नंबर 1 है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इंटरेस्ट। नंबर 2 है, उसमें 3 पॉइंटर्स हैं, अगेंस्ट द फंडामेंटल नेचर ऑफ इंडियन लॉ, देन पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, देन जस्टिस के अगेंस्ट, मोरालिटी के अगेंस्ट। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ठीक से जस्टिस नहीं दिया तो कोर्ट बीच में आ जाएगा और बोलेगा भाई रुको, ये फॉरेन अवार्ड का एनफोर्समेंट को रोकते हैं बिकॉज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। टेक 1 मिनट्स टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फटाफट एक बार रीड कर जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं अगले केस स्टडी की तरफ। अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पॉज करके एक बार पीछे वाली चीजों को वापस रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वापस एक बार रिवाइज करोगे ना, वापस से डिस्कशन पूरा फ्रेश हो जाएगा दिमाग में। आ जाइए नीचे। यहां पर एक सिंपल सवाल है कि अगर एक आर्बिट्रेटर एक्स एम्प्लॉय है कि वन ऑफ द पार्टीज का, अगर एक आर्बिट्रेटर एक्स एम्प्लॉय है वन ऑफ द पार्टीज टू दी डिस्कशन का, तो क्या ये उसको इनएलिजिबल बनाता है टू बिकमिंग अ आर्बिट्रेटर? अगर आर्बिट्रेटर एक्स एम्प्लॉय है वन ऑफ द पार्टीज का, क्या उसको इनएलिजिबल बनाता है ये? द आंसर इज नो। देखिए क्या बोलता है। इन दिस केस इट वॉज ऑब्जर्व that just because the appointed arbitrator happens to be the ex-employee of one of the parties, it shall not make them ineligible for such appointment. Very important. आपको केस स्टडी देगा और पूछेगा कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो एक्स एम्प्लॉई है एक पार्टी का, वो एक्स एम्प्लॉई है एक पार्टी का टू द ट्रांजैक्शन, तो क्या वो इनएलिजिबल है? द आंसर इज नो, वो उसको इनएलिजिबल नहीं बनाता। 10 सेकेंड्स गाइस, एकदम ध्यान से। 10 सेकेंड्स एकदम ध्यान से गाइस, फटाफट। डन। अब आते हैं नीचे के तरफ अदर कंसेप्ट्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे मोटा मोटा 3 तरह का आर्बिट्रेशन होता है। मोटा मोटा 3 तरह का आर्बिट्रेशन होता है। एक होता है एड हॉक आर्बिट्रेशन, दूसरा होता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, तीसरा होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। पहला होता है एड हॉक आर्बिट्रेशन, दूसरा होता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, तीसरा होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। पहले बात करेंगे एड हॉक आर्बिट्रेशन को लेकर। पेपर पेन पे लिख के रखो बेटा, रफ में स्क्रिबल करो। एड हॉक आर्बिट्रेशन। एड हॉक आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि यहां पर कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी आपने आर्बिट्रेटर के नाम पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बुलाया, आपने रैंडम नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को बुलाया है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो सर उसको कंडक्ट कैसे डिसाइड होता है, लॉ कैसे डिसाइड होगा, प्लेस कैसे डिसाइड होगा? पार्टीज अपने में डिसाइड करती हैं। यानी एड हॉक आर्बिट्रेशन में वी डोंट हैव अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्बिट्रेशन। आई एम रिपीटिंग, एड हॉक आर्बिट्रेशन में वी डोंट हैव अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्बिट्रेशन। अपने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को बुलाते हैं अलग अलग जगह से।
तो जो लॉ है, कैसे प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा, वो पार्टीज खुद डिसाइड करते हैं। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का मतलब हुआ जहां पर इंडियन लॉज एप्लीकेबल हैं और जो कॉज ऑफ एक्शन है वो पूरा इंडिया में हुआ है। यानी यहां पर एक टर्म आ रहा है वापस से, कॉज ऑफ एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि सर यहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को लिया जाता है, कैसे कंडक्ट होगा, क्या प्रोसेस होगा, कहां सीट पड़ेगा, कैसे लॉ एप्लीकेबल होगा, ये पार्टीज डिसाइड करते हैं। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में इंडियन लॉज एप्लीकेबल हैं और जो कॉज ऑफ एक्शन है वो पूरा इंडिया में होता है। सबसे पहले रिवाइज करें, एडहॉक आर्बिट्रेशन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को लिया जाता है, पार्टीज डिसाइड करते हैं, प्रोसीजर, सीट वगैरह वगैरह। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हुआ जहां पर आप देखेंगे इंडियन लॉज एप्लीकेबल, कॉज ऑफ एक्शन एंटायरली इन इंडिया। रीड करें एडहॉक आर्बिट्रेशन और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। तो यानी ये वाला पार्ट दोनों क्लियर है, इंडियन लॉज एप्लीकेबल, कॉज ऑफ एक्शन एंटायरली इन इंडिया इन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। अब सवाल ये आता है सर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है? बेटा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वो होता है जहां वन ऑफ द पार्टीज, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वो होता है जहां वन ऑफ द पार्टीज किसी दूसरे कंट्री का हो। यानी अगर इंडिविजुअल है वो दूसरे कंट्री का रेसिडेंट है, बॉडी कॉरपोरेट है तो दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड है, कंपनी है तो कहीं और रजिस्टर्ड है, या फॉरेन गवर्नमेंट पार्टी है। यानी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज द वन इन विच वन ऑफ द पार्टीज एटलीस्ट, ध्यान देना, वेर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज, मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज या इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाहर का हो, बोर्ड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर का हो, कंपनी इंडिया के बाहर का हो, फॉरेन गवर्नमेंट इंडिया के बाहर का हो। तो एडहॉक आर्बिट्रेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं, पार्टीज डिसाइड करते हैं आपस में, सीट कहां होगा, लॉ क्या होगा, वगैरह वगैरह। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंडियन लॉज एप्लीकेबल, कॉज ऑफ एक्शन एंटायरली इन इंडिया, इंडियन लॉज एप्लीकेबल, कॉज ऑफ एक्शन एंटायरली इन इंडिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वेर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज, आई एम रिपीटिंग, वेर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज या तो इंडिविजुअल रेसिडेंट अदर देन इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट। आ जाइए नीचे, यानी ये वाला पार्ट भी डन। रीड करें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये 4 पॉइंटर्स फटाफट, 4 पॉइंटर्स फटाफट रीड करें। अदर देन इंडिया ध्यान दीजिएगा, अदर देन इंडिया ध्यान दीजिएगा, अदर देन इंडिया ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री ध्यान दीजिएगा। यानी उसमें एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इंडिया के बाहर का है, दैट्स द मेन क्रक्स। क्रक्स मतलब ही मेन है, फटाफट ध्यान दे, रीड करें एक बार। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। यानी जब आर्बिट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर्स, उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस। यहां पर आपको जो रीड करना है आप कर लीजिएगा। यहां से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताता हूं। सबसे पहले आप जानिए सीट और
वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन में फर्क है, यानी सीट अलग होता है, वेन्यू अलग। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक अग्रीमेंट साइन हो रहा है दो कंपनीज के बीच। एक कंपनी इंडियन कंपनी है और एक कंपनी फॉरेन कंपनी, यानी एक है इंडियन कंपनी, दूसरी है फॉरेन कंपनी। दोनों के बीच अग्रीमेंट साइन हो रहा था और दोनों ने आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखवाया दैट द सीट फॉर आर्बिट्रेशन विल बी लंडन। दैट द सीट फॉर आर्बिट्रेशन विल बी लंडन। अब किसी कारणवश लंदन में आर्बिट्रेशन प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, किसी कारणवश। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अपने वेन्यू चेंज कर देंगे और वेन्यू होगा न्यू दिल्ली। अब बात समझना, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन है, यानी लंदन के लॉज, लंदन के बाई लॉज, लंदन का पूरा कानून इस अग्रीमेंट पे एप्लीकेबल है। मैंने क्या किया, मैंने बस वेन्यू चेंज किया। तो सीट क्या डिफाइन करता है, सीट डिफाइन करता है कि उस जगह का रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। वेन्यू खाली चेंज ऑफ प्लेस है। लाइक इन द गिवन केस द सीट इज लंदन, यानी लंदन के लॉज, यूके के लॉज विल बी एप्लीकेबल। पर अगर वो न्यू दिल्ली में हो रहा है तो कल कोई उठ के अगर बोलता है कि अब तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, इंडियन लॉज एप्लीकेबल, द आंसर इज नो, बिकॉज सीट तो लंदन था, आपने बस वेन्यू चेंज किया है। सो द सीट डिफाइंस कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, वेन्यू चेंज होने से लॉ चेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर? आइए यहां पर वापस आते हैं। लॉ एप्लीकेबिलिटी, जब भी आप आर्बिट्रेशन क्लॉज डालेंगे आप वहां चूज कर सकते हैं कि आप किस कंट्री का लॉ फॉलो करना चाहते हैं। ऐसी कितनी बार देखा गया है कि एक फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी के बीच अग्रीमेंट हो रहा था, वो लोग खुद चूज किए कि भैया इंडियन लॉज को एप्लीकेबल नहीं करना है, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिख दिया यूके लॉ विल बी एप्लीकेबल, यूएस लॉ विल बी एप्लीकेबल, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी आउटसाइड इंडिया। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से लॉ चूज कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की बात करें कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रखने चाहिए, रैशनैलिटी पे अगर आप जाएं, प्रैक्टिकली जाएं, तो ऑड नंबर्स ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं ताकि डेडलॉक नहीं होगा और प्रॉपर अवार्ड मिल पाएगा। अगर आप इवन नंबर्स रखेंगे, मान लीजिए आपने 2 रखा या 4 रखा, ऐसा पॉसिबल है ना, एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना, 2 ने बोला ना, 2 ने बोला हाँ, तो अल्टीमेटली डेडलॉक हो गया ना। तो लॉजिक क्या बोलता है, ऑड नंबर्स रखिए, मजे में जिए। क्लियर है? तो आई थिंक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पे डन एंड डस्टेड। अब अपने आते हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 17 पे। रेस्ट इट्स ओके, रीड करने से मैनेजेबल है, पर जो इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पार्ट है अपने उस पे चले आते हैं। पर उसके पहले एक बार आप लोग एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस को रीड कर लीजिए। एक बार एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस को रीड करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए, आई बिलीव आपका यहां तक करना हो चुका होगा। अब आते हैं स्ट्रेट अवे लेसन नंबर 17 पे। एक पेपर पेन साथ में रखिएगा ताकि आप रूल नंबर लिख पाए साथ में। लेसन 70 टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यहां पर आपको याद होगा राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो अगर कोई आपसे पूछता है राइट टू प्रिवेसी, आप बोलेंगे ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और ये कहा गया था इन द फेमस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी अगर आपको याद हो, याद करना जरूरी है कि राइट टू प्रिवेसी, साथ में रिपीट कर बच्चा, सुन क्या रहा है, रिपीट करो। राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और यहां पर साफ साफ बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपका जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर यह बोला गया राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अगला बात आता है कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा का मतलब क्या क्या होता है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा का मतलब क्या क्या होता है, आप तो ऐसे ही गेस कर लोगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स सेंसिटिव डेटा, पासवर्ड सेंसिटिव डेटा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेंसिटिव डेटा, डेबिट कार्ड डिटेल्स सेंसिटिव डेटा, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सेंसिटिव डेटा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सेंसिटिव डेटा। फटाफट देखिए एक बार, फुल स्क्रीन कर रहा हूं। पासवर्ड देना सेंसिटिव है, बैंक अकाउंट देना सेंसिटिव है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स देना सेंसिटिव है, प्रेजेंट एंड पास्ट हेल्थ रिकॉर्ड्स देना सेंसिटिव है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सेंसिटिव है, बायोमेट्रिक डेटा सेंसिटिव है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एज पर द लीडिंग जजमेंट इन द केस ऑफ जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेंसिटिव डेटा में क्या क्या आता है लास्ट टाइम? पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स, बायोमेट्रिक डेटा एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 as per the leading case study of Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India। फटाफट एक बार इस पोर्शन को रीड करें, इफ रिक्वायर्ड वीडियो को पॉज करके लिख कर प्रैक्टिस करें। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा पॉज करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, खुद से करना पड़ेगा तो ही डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। नाम के आगे अगर CS का प्रीफिक्स लगाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम सोचोगे ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं आता। फटाफट देखो एक बार, रीड करो स्क्रीन से, लिखने के लिए पॉज करके लिखोगे फटाफट। डन ये वाला पार्ट। नीचे एक बार रीड कर लीजिए कि सेंसिटिव डेटा में क्या क्या आता है। पासवर्ड आता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स आता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स आता है, प्रेजेंट एंड पास्ट हेल्थ रिकॉर्ड्स आता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आता है, बायोमेट्रिक डेटा आता है। यानी दैट्स इट। अब आते हैं अगले पेज में। अब यहां पर ना जो जो डेटा आपको दिखेगा, जो जो इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, आप इसको जानते हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं है जो नया मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में जगह जगह देखा होगा। यहां पर अगर आप रूल की बात करें, वी आर गोइंग टू कवर रूल नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। यानी यहां पर अपने रूल पढ़ने वाले हैं 4 से लेकर 8 तक। मेजॉरिटी ऑफ रूल्स सब डिवीजन के साथ रूल 5 में है, तो सब रूल्स रूल 5 में काफी ज्यादा हैं। सबसे पहला है प्राइवेसी पॉलिसी, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 4।
यानी कंपनी जो भी डेटा कलेक्ट कर रही है, जो भी कंपनी डेटा कलेक्ट कर रही है वो अपने वेबसाइट पे डिक्लेरेशन देगी, पॉलिसी डाल के रखेगी। पॉलिसी में क्या लिखा होगा कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, किस तरह का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा कब तक आप रखेंगे, उसका यूज क्या होगा, और ये डेटा सिक्योर्ड है ये भी आपको बताना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी। देखिए नंबर 4 को देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी रूल 4, यानी अपने वेबसाइट पे उस पॉलिसी को डालना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले किस तरह का डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और उसका सिक्योरिटी प्रैक्टिस कैसा है, प्रोसीजर कैसा है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी रूल 4। फटाफट देखिए एक बार, गो थ्रू करें। अगला आता है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 4 क्या था, प्राइवेसी पॉलिसी को वेबसाइट में डालना। रूल नंबर 5 कहता है भैया कंसेंट तो ले लो, यानी जो भी आदमी आपको अपना डेटा दे रहा है उसे कंसेंट नहीं लोगे कि भैया आपका डेटा हम ठीक से यूज करें तो, अपना पर्पस के लिए करें तो, और ये डेटा हम किसी को नहीं देंगे। उनका कंसेंट लेना तो जरूरी है, बिना कंसेंट लिए तुम डेटा यूज नहीं कर पाओगे। तो रूल 4 था प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट में डालो। रूल 5 है कंसेंट ले लो फटाफट, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा के पहले आप कंसेंट लेंगे, दैट टू इन राइटिंग और थ्रू फैक्ट्स। सेंसिटिव पर्सनल डेटा आप कलेक्ट करने वाले हैं प्रायर कलेक्शन के, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, प्रायर कलेक्शन के। रूल 4 टॉक्स अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी को वेबसाइट पे डालना है। रूल 4 टॉक्स अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी को वेबसाइट में डालना है। रूल 5 टॉक्स अबाउट कंसेंट लेना पड़ेगा, और ये ऐसा वैसा कंसेंट नहीं है रे बच्चा, प्रायर कंसेंट है। डेटा लेने के पहले तुम प्रायर कंसेंट नहीं लिए तो चलेगा क्या, परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। एक बार रूल 4 रूल 5 वापस रीड करो। एकदम फाइन, एकदम गुड। रूल 4 क्या बोला, प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट में डालो। रूल 5 क्या बोला, कंसेंट लेना पड़ेगा। अब आते हैं रूल 5 और 2 में। रूल 5(2) कहता है कि भैया आप डेटा का इस्तेमाल उसी चीज के लिए करेंगे जो लॉफुल हो और पर्पस के लिए यूज हो। यानी बॉडी कॉर्पोरेट डेटा तभी कलेक्ट करे जब वो लॉफुल होगा और वो पर्पस के लिए होगा। रूल 4 क्या था, वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी डालो। रूल 5 क्या था, कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट का मतलब प्रायर कंसेंट, ऐसा वैसा कंसेंट नहीं, प्रायर कंसेंट। फिर अपने बात किए रूल 5(2) के बारे में कि जिस पर्पस के लिए डेटा ले रहे हो तुमको लॉफुल पर्पस के लिए यूज करना है, और जिस पर्पस के लिए जहां जरूरी है वही यूज करना है। तो रूल 4 प्राइवेसी पॉलिसी वेबसाइट पे, रूल 5 प्रायर कंसेंट, रूल 5(2) लॉफुल पर्पस के लिए यूज करिए, मेन पर्पस के लिए यूज करिए जिसके लिए आपने कलेक्ट किया है। रीड करें एक बार रूल 4, रूल 5 एंड रूल 2 फटाफट एक बार गो थ्रू करें, जल्दी जल्दी रीड करें, फिर वापस रीड नहीं करना पड़ेगा। इफ रिक्वायर्ड वीडियो पॉज करके लिखकर प्रैक्टिस करें। रूल 4, रूल 5 एंड रूल 5(2) फटाफट गो थ्रू करें गाइस। ध्यान से रीड कर लिया क्या? चलो 15 सेकेंड और दिया, वापस से रीड करो। 5 एंड 5(2) तो रीड कर ही लो। प्रायर कंसेंट लगता है, लिमिटेशन क्या है, इट शुड बी फॉर लॉफुल पर्पस एंड नेसेसरी फॉर दैट पर्पस।
ठीक है ना? डन। अगला पार्ट है नोटिस। अब जब आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे, मान लीजिए आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं और आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो भैया सामने वाले को जिससे आप डेटा ले रहे हैं उसको तो अपने बारे में बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। ये जो डेटा आप भर रहे हैं इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम यूज करेंगे अपने पर्पस के लिए। कौन सी एजेंसी डेटा कलेक्ट कर रही है, उसका नाम और एड्रेस, और ये डेटा कहाँ रिटेन होगा, उस एजेंसी का नाम और एड्रेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, वगैरह वगैरह रीड करें। वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ 5(3) कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, बताइए किस पर्पस के लिए कलेक्ट हो रहा है, बताइए किसको मिलने वाला है, बताइए एजेंसी कौन कलेक्ट कर रही है, उसका नाम और एड्रेस, और ये कौन रिटेन करेगी, उसका नाम और एड्रेस। यानी रूल 4 था प्राइवेसी पॉलिसी को वेबसाइट पे डालो, रूल 5 था प्रायर कंसेंट, रूल 5(2) बोलता है रिगार्डिंग लिमिटेशन, यानी लॉफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, जो रिक्वायर्ड पर्पस है उसके लिए यूज करेंगे। रूल 5(3) बोलता है नोटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के हाई चांसेस कि जब भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा, नंबर 1 डेटा किस पर्पस से कलेक्ट हो रहा है, नंबर 2 आपका डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, कौन रेसिपिएंट है, एजेंसी एंड एड्रेस ऑफ द एजेंसी, एजेंसी का नाम और एड्रेस जो कलेक्ट कर रही है, कौन रिटेन करेगा उसका नाम और उसका एड्रेस। आइए नीचे रिटेंशन लिमिटेशन। आप रिटेन तब तक कर पाएंगे जब तक लॉ में लिखा है और जब तक आप जिस पर्पस के लिए डिस्क्लोज किए थे कलेक्ट करने का, ये उस पर्पस के लिए है। द मोमेंट लॉफुल है रिटेन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट पर्पस तक सर्व हो रहा है तब तक रखिए। वंस इट बिकम्स अनलॉफुल या फिर पर्पस खत्म हो जाता है, डेटा आप नहीं रख सकते। दिस इज 5(3) एंड 5(4). रीड करें 5(3) एंड 5(4) फटाफट। चलिए अब आते हैं अगले पेज की तरफ, एकदम इजी वाला, पर्पस लिमिटेशन, यानी डेटा जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी डेटा अगर आपने कलेक्ट किया था खाली मैसेज भेजने के लिए और सामने वाले को बताया था सर हम सिर्फ मैसेज भेजेंगे, तो आप उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप पर्पस को बदल नहीं सकते। आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसके पास एक्सेस का राइट है, कौन डेटा यूज करता है, कौन इसको एडिट या तोड़ मरोड़ सकता है अपने हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, कितनी बार आप देखेंगे कि किसी वेबसाइट में आप जाते हैं, सामने वाला आपसे आपका डेटा मांगता है, आपको लॉगिन करने बोलता है, आप कितनी बार ऑप्ट आउट स्किप कर सकते हैं। तो यहां पर कहता है आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना पड़ेगा, यानी आपको सामने वाले को ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना पड़ेगा और आपको ये भी ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो जब चाहे अपना कंसेंट को विड्रॉ कर ले। पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, प्रायर कंसेंट लगता है, तो वो जब चाहे अपना कंसेंट को विड्रॉ कर ले। और ऑप्ट आउट यानी पहले ही उसने मना कर दिया कि भैया मैं तो कुछ भी बताने वाला नहीं हूं। आइए फटाफट रूल 5(6), रूल 5(5) एंड रूल 5(7) रीड करें। यानी जिस पर्पस के लिए आपने लिया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। कौन इसको एक्सेस एंड करेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर को ऑप्ट आउट फैसिलिटी देना पड़ेगा एंड एज वेल एज फ्यूचर में वो अगर वो चाहे तो दिया हुआ कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। फटाफट
रीड करेगा इस ध्यान से, लेक्चर के साथ ही खत्म करना है। वी आर कवरिंग द वेरी रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द सप्लीमेंट। फटाफट ध्यान से एकदम। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर डेटा कलेक्ट हो रहा है, जहां पर वेबसाइट है आई मीन, वहां पे आपको ग्रीवांस ऑफिसर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। कि मान लीजिए सामने वाला जिसने इंफॉर्मेशन दिया, ही और शी इज अग्रीव्ड, उसको कंप्लेन करना है, उसको बात करनी है, उसको अपना मैसेज आप तक पहुंचाना है, तो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी तुम भाग नहीं सकते, तुमको ग्रीवांस ऑफिसर का नाम नंबर देना पड़ेगा। और यू हैव टू मेक श्योर वॉट एवर कंप्लेन्स दे आर मेकिंग विद इन 1 month रिजॉल्व हो जाए। रीड करें, यानी ग्रीवांस ऑफिसर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना पड़ेगा वेबसाइट पे, आपको देना पड़ेगा वेबसाइट पे। और जो भी कंप्लेन और ग्रीवांस होता है उसको 1 महीने में एड्रेस करना पड़ेगा, उसको 1 महीने में एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार 3 मिनट का टाइम लीजिए और प्रिवेसी पॉलिसी से लेकर ग्रीवांस ऑफिसर तक एक बार रीड कर जाइए फटाफट। टेक 3 मिनट्स का टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, कवर द पोर्शन। आपको लेक्चर के साथ ही खत्म करना है, देन अपने आगे बढ़ चलेंगे फटाफट। ध्यान से पढ़ो गाइस, टाइम वेस्ट ना करो, लेक्चर के साथ ही खत्म करना है फटाफट। डन, यहां तक बढ़ा जाए आगे गाइस, आइए फटाफट। डिस्क्लोजर विथ कंसेंट, प्रोविजन ऑन पब्लिशिंग एंड फर्दर डिस्क्लोजर। यानी जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप डेटा कलेक्ट करते वक्त डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर देने का मतलब आप बताएंगे सामने वाले को कि आप चिंता मत करिए, ये डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसको आगे हम पास ऑन नहीं करेंगे, हम आगे इसको पब्लिश नहीं करेंगे, ये मेरे पास ही रहेगा, मेरे पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होगा, आगे पास ऑन नहीं होगा, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। यही कहता है ये वाला पार्ट। देखो क्या बोला, रूल 6 requires that body corporate must have consent before disclosing sensitive personal data to any third person or party, except in the case with government agencies for the purpose of verification of identity, prevention, detection, investigation, or receipt of a written request. Also, the body corporate or any person on its behalf shall not publish sensitive personal data, and a third party receiving the sensitive personal information from body corporate or any person on its behalf shall not disclose it further. यानी सिंपल सी बात है कि जो भी आदमी डेटा कलेक्ट कर रहा है यानी बॉडी कॉर्पोरेट, वो फर्दर डिस्क्लोज नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा। मान लो इस बॉडी कॉर्पोरेट ने
एक थर्ड पार्टी को दिया और उस थर्ड पार्टी को देने के पहले आपसे कंफर्म करा लिया था। अब ये थर्ड पार्टी इंश्योर करेगा कि वो फर्दर इशू ना करे। आप ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा गवर्नमेंट एजेंसीज को दे सकते हैं, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज अगर मांगती है देना पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज अगर मांगती है तो देना पड़ेगा, रेस्ट प्रोहिबिटेड। याद रहेगा ना? फटाफट आइए एक बार इस पार्ट को रीड करिए जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, फटाफट रीड करें, इंपॉर्टेंट लिखें, फिर आगे बढ़ चलेंगे। फटाफट। डन एकदम। यानी जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो फर्दर पास ऑन पब्लिशिंग नहीं कर सकता बिना कंसेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट एजेंसीज अगर मांगे तो देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को अगर आप देते हैं तो वो भी आगे पब्लिश नहीं करेगा। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा। अब मान लीजिए आपने सेंसिटिव पर्सनल डेटा आपको देना है किसी और देश को, यानी कोई दूसरी कंट्री में, कहीं और जुरिस्डिक्शन में, किसी दूसरी कंट्री में, किसी और जुरिस्डिक्शन में आपको ये डेटा देना है। क्या आप दे सकते हैं? डेफिनेटली आप डेटा दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दो चीजें फुलफिल हों। नंबर वन, ये डेटा देना बहुत जरूरी है फॉर द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर डेटा देना जरूरी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देना पॉसिबल है। मोर ओवर कंसेंट ऑफ द पार्टीज लेना पड़ेगा, उसने कंसेंट दिया होगा तो ही, और कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट है तो ही। और एक और बात है, आप जहां ट्रांसफर कर रहे हैं जिस जुरिस्डिक्शन में, उनको गारंटी लेना पड़ेगा कि भैया सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी हम भी डेटा को देंगे। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा टू अनदर जुरिस्डिक्शन या टू अनदर कंट्री। तो वहां पे क्या होगा, तीन चीजें ध्यान देनी है। नंबर वन, कंसेंट ऑफ द पार्टी तो लगेगा, बिना कंसेंट के काम नहीं होगा। नंबर टू, अगर कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट है तो। नंबर तीन, सामने वाला गारंटी देगा कि सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन्ड होगा। विद दिस आई थिंक दैट्स ऑल। इस पोर्शन से जितना मेरे को समझाना था, बताना था, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो टॉपिक्स छूटे हैं एक बार बस रीड कर लीजिएगा, दैट विल बी ऑल फ्रॉम दैट साइड। वी हैव कवर्ड द मेजॉरिटी एंड रेलेवेंट पोर्शन फ्रॉम द सप्लीमेंट। अगेन मैं बताना चाहूंगा, ये सप्लीमेंट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी कवर किया है। जो केस स्टडीज हमने कराए हैं, आपको एक्सप्लेन किया है, उसे एक बार जरूर देख लें। केस स्टडीज के केस में पूछा जा सकता है। एंड अगेन रिपीट करूंगा, इस डॉक्यूमेंट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। विद दिस लेक्चर कम्स टू एन एंड। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई करिए, डबल एफर्ट करिए, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट जरूर होगा। दिस वाज मोहित शाह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।